सो ये है पार्ट 2 CVS यूनिट का। लेट्स स्टार्ट विद हार्ट साउंड्स। ठीक है, मैंने बताया था 2 टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं हार्ट में। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी सेमिल्यूनर वॉल्स, एवी वॉल। ठीक है, और पूरा वो मैकेनिज्म साउंड प्रोडक्शन का। तो एट्रिया का जब सिस्टोल होता है, लेट डायस्टोल के टाइम पे जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है विच इज लब साउंड। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है एवी वॉल्व के क्लोजर से, जब वॉल्स क्लोज होते तभी साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली जब भी क्लोजर हो रहा है, जैसे एवी वॉल्व या सेमिल्यूनर वॉल्व का, तो साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब स्टार्ट होता है, ठीक है, पहले एट्रियल सिस्टोल, देन एट्रियल डायस्टोल को रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है और ओवरलैप कर रहा होता है बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे। लेट डायस्टोल आता है जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन फुल हो चुका है। इनके साउंड 1 और 2 तो प्रोमिनेंट है, ये वाली कभी कभी आती है। ठीक है, साउंड 1 की बात करते हैं। एवी वॉल जब क्लोज हो रहा है, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जिसमें मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसी टाइम पे बिगिनिंग पर एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि वेंट्रिकल्स में फिलिंग होनी होती है, इसलिए बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। तो सडन टेंसिंग ऑफ एवी वॉल्स एंड वाइब्रेशन, इसकी वजह से ये क्लोज हो गया। सेमिल्यूनर वॉल के क्लोजर से डब साउंड आती है, टोटल लब डब लब डब लब डब वैसे हार्ट बीट करता है, वो धक धक नहीं होता। क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्स, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं दोनों साउंड्स को। इट इज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लो पिच, इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई पिच। दोनों ऑपोजिट है। ड्यूरेशन डब की ज़्यादा है, डी फॉर डब, डी फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा है। इनके हाई पिच्ड है, इसकी लो पिच है। ठीक है, जैसे स्टेथोस्कोप पे भी सुनते हैं क्रॉटकॉफ साउंड है ना हम बेसिकली, तो बाद वाली ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है ना। वॉल्यूम ओवरलोड अगर हो रहा है चिल्ड्रन में या एडल्ट्स में या फिर चिल्ड्रन में, जो कॉमन है वो साउंड 3 है। जब वेंट्रिकल्स फिल कर रहे होते हैं तब आवाज़ आती है वाइब्रेशन की वजह से, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग जब चल रही है। ठीक है, साउंड 4 भी आती है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये यूजुअली पैथोलॉजिकल होती है। हाइपरट्रॉफी या इस्चीमिया, जब कम ब्लड फ्लो है उस टाइम पर आ रही होती है। क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्स प्रोड्यूस द हार्ट साउंड, या फिर सडन टेंसिंग ऑफ वॉल एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर। क्लोजिंग कब होती है? जब बेसिकली प्रेशर इंक्रीज हो गया हो या फिर बैक फ्लो को जिस टाइम पर प्रिवेंट करना है, आसपास वाले स्ट्रक्चर्स में टेंशन डेवलप हो गई हो प्रेशर की वजह से। वाइब्रेशन ऑफ ब्लड्स एंड वेंट्रिकुलर वॉल्स, है ना, ब्लड के फ्लो की वजह से भी कई बार आवाज आ जाती है, ऐसे वो जो कभी कभी सुनती है 3 और 4 वाली। वाइब्रेशंस का अगर ट्रांसमिशन होता है थोरैसिक वॉल से, तब भी साउंड का प्रोडक्शन पॉसिबल है। स्टेथ से सुनते हैं, है ना। तो अब आते हैं हम फिजियोलॉजिकल स्प्लिट के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, जो साउंड 2 है वो 2 चीज़ों से बनती है, एओर्टिक और पल्मोनरी साउंड से। ठीक है, जब इंस्पिरेशन हो रहा है तो इंस्पिरेशन के टाइम पे एग्जैक्टली पल्मोनरी साउंड में डिले आ जाता है बेसिकली।
हो क्या रहा है कि वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है और राइट वेंट्रिकल्स को खाली होने में, एम्प्टिंग ऑफ वेंट्रिकल डिले हो जाता है। तो वेंट्रिकल्स जब लेट की बेसिकली इजेक्शन जो होता है वेंट्रिकल्स से वो कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो उस वजह से साउंड आने में डिले हो जाता है और साउंड दो पार्ट्स में, एक पूरी सुनने की बजाय वो दो पार्ट्स में सुनाई देती है। A2 एंड P2 आर बेसिकली, ठीक है, एओर्टिक एंड पल्मोनरी। ठीक है, साउंड 3 और 4 गैलप रिदम होती है इसकी। हार्ट फेलियर में ऐसी साउंड आती है, वो हार्ट अगर फेल है तो वो पता लगाया जा सकता है साउंड के एनालिसिस से। लब डब के आगे टा टा लब डब हुआ तो साउंड 4 है वो। साउंड 4 हाइपरटेंशन, इस्चीमिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में बेसिकली हाइपरट्रॉफी मतलब ग्रोथ, हाइपर मतलब ज़्यादा ज़्यादा ग्रो कर रही है वो, मोटी हो रही है बेसिकली। तो मसल में उसके इंक्रीज आ रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वॉल्यूम ओवरलोड, हार्ट फेलियर। फर्स्ट हार्ट साउंड लॉन्ग और लो पिच्ड होती है, तो एल एल से याद रख सकते हैं। सेकंड हार्ट साउंड शॉर्ट एंड हाई पिच्ड। ठीक है, एस फॉर सेकंड, एस फॉर शॉर्ट, एल एल एस एस। जो पार्ट्स में स्प्लिट हुई है, एओर्टिक वाला पहले सुनाई देता है कंपोनेंट और दूसरा पल्मोनरी वाला बाद में। मिट्रल एरिया में S1 और एओर्टिक एरिया में S2 इज बेस्ट हर्ड। एक्स्ट्रा हार्ट साउंड S3 और 4 की भी बात कर ली। ठीक है, अब एरियाज ऑफ ऑस्कल्टेशन कहाँ ऑस्कल्टेट करते हैं मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया था, है ना। एओर्टिक एरियाज राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे है, पैरास्टर्नल स्टर्नम के पास जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे टैपिंग करते हैं ना, वहाँ एओर्टा है। पल्मोनरी एरिया ठीक उसके नीचे है। देन ट्राइकस्पिड एरिया, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, अराउंड 4th से 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जहाँ ट्राइकस्पिड वॉल वगैरह है। और फिर मिट्रल वॉल भी होती है, मिट्रल एरिया हार्ट का जहाँ बिल्कुल एपेक्स बीट है, 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस फ्रॉम मिड क्लेविकुलर लाइन। लब सिस्टोल के स्टार्ट पे, एंड ऑफ डायस्टोल पे डब। एवी वॉल्व के क्लोजर से, ये सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोजर से लो और हाई पिच, लो और लॉन्ग एल एल। और एस से एक और है, एस शॉर्ट सेमील्यूनर, तो एस एस हो गया है ना, और ये एल एल। बट ऐसे याद रखना, जहां पर एस एस वाला निमोनिक है ना, जो सेमील्यूनर और शॉर्ट है, वहां पर वो एस ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट किससे होगी, डायस्टोल से। ये ऐसा उल्टा है, जहां पर एस एस वाला निमोनिक है सेमील्यूनर और शॉर्ट वाले में डायस्टोल आएगा और एल एल वाले में सिस्टोल आएगा। ठीक है, S3 आती है अर्ली डायस्टोल, लेट डायस्टोल में S4। दोनों लो पिच्ड हैं, ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से और ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से या फिर वेंट्रिकल स्टिफनेस से। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन की। ठीक है, 1 मिनट में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप आउट कर रहे हैं। कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम सबको पता है ना, लीटर्स पर मिनट में होता है। हार्ट रेट बीट्स पर मिनट में होती है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम ml पर मिनट में है।
तो अराउंड 5.5 लीटर पर मिनट होता है। हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट। 70 ml मैंने ऑलरेडी बता दिया था स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया है ना 5000 ml और 5.5 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखने हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिटरमाइन करते हैं कार्डियक आउटपुट को? हार्ट रेट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वीनस इसके अलावा वीनस रिटर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे ये सब बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो वीनस रिटर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आ जाती है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। बेसिकली जब वीनस ब्लड ज़्यादा फिल करता है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्शन से पहले, तो कॉन्ट्रैक्शन अगर ब्लड पहले फिल हुआ होगा ना वेंट्रिकल्स में, तो ज़्यादा उनकी उसकी वॉल्स वगैरह में, तो कॉन्ट्रैक्शन उसका इजी हो जाएगा और वो स्ट्रेच कर सकेंगी, और बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम भी इस वजह से इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली हार्ट के पास जितना ब्लड रिटर्न करेगा, वापस आएगा, उसको वो और अच्छे से पंप कर पाएगा। जितना ब्लड वापस आएगा उसको उतना ही ये पंप करेगा। तो अगर कम हार्ट ने जितना पंप किया उससे कम रिटर्न हुआ उसके पास, तो फिर कम ही करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के। ठीक है, जब ब्लड वेसल नैरो होगी तो बेसिकली रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रेजिस्टेंस वेसल्स होती हैं, अभी टाइप्स ऑफ वेसल्स में मैं बताऊंगा। तो अगर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, वेसल्स पतली हैं, तो ब्लड को दोबारा से पंप करना मुश्किल हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। वैसे कोई नैरो रोड होती है उस पर ट्रैफिक हो जाता है वैसे ही। कार्डियक आउटपुट प्री लोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट इस पे कैसे डिपेंड करता है? हार्ट रेट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये देख लिया हमने। और प्री लोड और आफ्टर लोड पर कैसे डिपेंड करता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या वीनस रिटर्न। ठीक है, एक ही बात है, अभी मैंने बताया था वीनस रिटर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो आफ्टर लोड एक तरह से डेवलप हो रहा है। ठीक है, आफ्टर लोड के डेवलप होने से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाती है और इस वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, क्योंकि इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली डायरेक्टली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का इफेक्ट कार्डियक आउटपुट पे नहीं है। पहले टीपीआर जो है आफ्टर लोड को कम या बढ़ाएगी। अगर तो टीपीएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आफ्टर लोड, एंड आफ्टर लोड is basically then inversely proportional to stroke volume. Stroke volume is directly proportional to cardiac output. ठीक है, आफ्टर लोड एग्जैक्टली है क्या? बेसिकली एक फोर्स या रेजिस्टेंस वाला प्रेशर है, एक ऐसी रेजिस्टेंस जो किस वजह से डेवलप हुई है, नैरो ल्यूमन की वजह से, और इसके अगेंस्ट वेंट्रिकल्स को पंप करने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो अगर वेंट्रिकल्स को पंप करने में प्रेशर लगाना पड़ रहा है, कोई लोड डेवलप हो गया, कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, तो वेंट्रिकल्स के लिए मुश्किल होगी। मुश्किल होगी मतलब वो जितनी स्ट्रोक वॉल्यूम निकालेंगे उससे कम होगी। अब कम दिक्कत है, आफ्टर लोड इस दिक्कत, तो कम दिक्कत है तो मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, सब नॉर्मल है। और स्ट्रोक वॉल्यूम सही है तो कार्डियक आउटपुट अपने आप ही हाई होगा। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है प्री लोड। लोड इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही
हार्ट में ब्लड बेसिकली कितना स्टोर्ड है, तो ब्लड को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही ब्लड उसमें अगर पहले से भरा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो हार्ट को फिर कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा ब्लड ऑलरेडी फिल्ड है। प्री लोड कॉन्ट्रैक्शन का जो लोड है उसने करना था, उसने जो बेसिकली टास्क परफॉर्म करना है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन का, उससे पहले ही अगर ब्लड ऑलरेडी होगा तो हेल्प मिलेगी। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम होगी, कम कॉन्ट्रैक्शन तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम और कार्डियक आउटपुट ऐसे अफेक्ट हो गया। ठीक है, आइनोट्रोपिक स्टेट होती है जब बेसिकली कोई चेंज आ रहा है। ट्रॉफी का मतलब होता है यहाँ पर चेंज, ट्रॉप का मतलब ग्रोथ है, ट्रॉफी का मतलब ग्रोथ होता है अगर वाई आ रहा है, और ट्रॉप खाली लिखा है तो ट्रॉप वर्ड का मतलब होता है चेंज। ये ठीक है, ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो मैं बता रहा था, सो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स as end diastolic volume और preload increases, stroke volume also increases, जिसकी वजह से cardiac output भी increase हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि अब हम एक फिजियोलॉजिकल लिमिट में है, मतलब ऐसे हार्ट की लिमिट है कि ब्लड अगर इस लिमिट से ज़्यादा भरेगा, या फिर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना प्री लोड डेवलप होगा। प्री लोड मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन से पहले कितना भरेगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट तक ही भरना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा नहीं ब्लड फिल होगा बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जितना ज़्यादा पहले ही कॉन्ट्रैक्शन से पहले ब्लड फिल होगा उतनी ही मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट है नॉर्मल प्रीलोड। हाई प्रीलोड में बेटर कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो अगर कम है प्रीलोड तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम है और वॉल्स कम स्ट्रेच हुई हैं, एज यू कैन सी हेयर, है ना। और हाई प्रीलोड वाली कंडीशन में लाइक एक्सरसाइज वाली कंडीशन, जब वीनस रिटर्न बढ़ गया है ना, तो मसल फाइबर्स स्ट्रेच हुए हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ग्राफ को अब समझते हैं। एक साइड पर स्ट्रोक वॉल्यूम है ml पर बीट, और एक साइड में प्री लोड को कंपेयर कर रहे हैं हम, जस्ट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो स्टार्टिंग में ये राइज हमें दिख रहा है धीरे धीरे, देन फिर ये एक टाइम तक जाके रुक जा रहा है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बेसिकली स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रही है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में जैसे ही थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ती रहती है वैसे ही साथ के साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो बढ़ती जा रही है। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब कैपेसिटी है विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, यहाँ मैंने लिखा था, तो मतलब ऐसी कैपेसिटी है कार्डियक मसल्स की स्ट्रेच होने की, तो अब लिमिट रीच हो चुकी है, तो उससे ज़्यादा अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इतना ही पॉसिबल हो पाता है, इसकी वजह से ये कर्व ऑब्टेन हो पाता है। अराउंड 150 ml तक ये था, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का, और होती भी इतनी है अराउंड 120, है ना। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं। तो एक्सट्रिंसिक या न्यूरल मैकेनिज्म में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमें पता है हार्ट रेट इंक्रीज कर जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड एवी कंडक्शन फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जब है तो क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन,
एंड सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट्स ऑन बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स और ये एक्ट करता है एसिटाइलकोलिन M2 रिसेप्टर्स पर। बिल्कुल इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, हार्ट रेट यहाँ पर कम है, नेगेटिव क्रोनोटॉफी में एवी कंडक्शन भी कम है, स्लाइट डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम है। ठीक है, तो अभी हमने देखा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये कार्डियो एक्सेलरेटर है। सिंपैथेटिक, जब मैं बोलता हूँ सिंपैथी की नीड है, कोई डरा हुआ है, कोई फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन है। ठीक है, बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पर इसमें नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट किया। मतलब ब्रेन से बेसिकली अभी हम देख रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए क्या रिलीज होता है और वो कैसे अफेक्ट करता है। ये तो सब कुछ बढ़ा रहा है, एसिटाइलकोलिन सब कुछ घटा रहा है। ठीक है, ये तो एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक लोकल मतलब हार्ट खुद कैसे कंट्रोल कर रहा है, या मायोजेनिक मैकेनिज्म। ठीक है, जितनी स्ट्रेचिंग होगी मसल्स पे डिपेंड है, तो उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट होता है। हमने फ्रैंक स्टार्लिंग में अच्छे से देख लिया। अब हेट्रोमेट्रिक मैकेनिज्म, बैनब्रिज रिफ्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना एट्रियल स्ट्रेचिंग होगी, एट्रियम जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी हार्ट रेट है और उतना ही कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए बता दिया हमने, और इधर हार्ट रेट, दोनों की वजह से क्या इंक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट। अब कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी दोनों बढ़ाते हैं। थायरॉक्सिन BMR और कार्डियक आउटपुट दोनों को इंक्रीज करवा देता है। कैल्शियम इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट ऑल्सो। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए और ये हार्ट के अंदर के मैकेनिज्म्स और कुछ हार्मोनल और केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियक आउटपुट, ये प्रैक्टिकल में भी आ सकता है ना, और वैसे तो इसकी थियोरेटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के टाइम पर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है क्योंकि मसल्स को ब्लड सप्लाई फास्ट चाहिए, तो ऑक्सीजन सप्लाई उतना ही होगा जितना ब्लड सप्लाई होगा, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है 5 लीटर्स पर मिनट से। ठीक है, और 5 लीटर पर मिनट तो नॉर्मल होता है, रेस्ट पे इंक्रीज होकर अराउंड 20 to 25 लीटर्स पर मिनट हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज है। इन सम केसेस ये कितना हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो इतनी कैपेबिलिटी होती है बॉडी के पास इतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की, अगर बहुत इंटेंस एक्सरसाइज है। सो देयर इज इंक्रीज वाला कौन से में हो रहा था, स्टिमुलेशन में, सिंपैथेटिक है ना। सिंपैथेटिक में हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वीनस रिटर्न, स्ट्रोक वॉल्यूम सब इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के टाइम पे हार्ट रेट अराउंड लाइक 180 तक चली जा सकती है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 से शूट करके 120 से 140 तक हो सकता है, और ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी, है ना। अब इफेक्ट ऑफ पोस्चर ऑन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, लाइंग सुपाइन पोजीशन में सबसे मैक्सिमम होता है, लेटे हुए होते हैं, तो अगर आपको एग्जामिनर बोले कौन से में मैक्सिमम होगा तो यू कैन मेंशन दिस। सिटिंग पोजीशन में कम होता है, और लोएस्ट कब होता है, जब खड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में होता है सिटिंग में, इन ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, नॉर्मल है ना। बट हाईएस्ट जब लेटते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट आ जाता है। अभी मैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाले में अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट आगे वाले पेजेस पे। तो कम कार्डियक आउटपुट का मतलब फटीग होगी, फिर वीकनेस होगी, है ना। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज में भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, हाई कार्डियक आउटपुट गर्मी में हो जाता है, पल्स में प्रॉब्लम है, बाउंडिंग पल्स। ठीक है, हार्ट फेलियर में भी कम हो जाता है ड्यू टू पुअर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो बीपी एंड इट्स रेगुलेशन देखते हैं अब, एंड नेक्स्ट पेज पर फिर आएगा
इसी पेज पर लास्ट में इफेक्ट ऑफ पोस्चर दोबारा से करेंगे कि क्या क्या बेसिकली लॉजिक है। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ पोस्चर ऑन बीपी। सुपाइन पोजीशन में मैंने बोला था बीपी तो नॉर्मल होता है, कार्डियक आउटपुट भी इसमें मैक्सिमम है। देयर इज लो कार्डियक आउटपुट मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू दीज थिंग्स, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंक्रीज हो गया, नॉर्मल है, ठीक है। इंक्रीज मतलब इस इन दोनों सिचुएशन से ज्यादा है, कंपैरेटिवली देख रहे हैं हम। देयर इज लो हाइड्रोस्टैटिक इफेक्ट। ठीक है, सेटिंग में क्या हो रहा है कि लेग्स हमारी नीचे हैं, तो वेनस रिटर्न इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है। हार्ट के ऊपर इतनी मुश्किल से वो वापस ब्लड थोड़ा कम आएगा, लो वीनस रिटर्न, जिससे बीपी कम हो जाता है। ठीक है, तो हाई बीपी में ऐसे कहा जाता है ना कि लाइक एलिवेट करने को लेग्स को अबव द लेवल ऑफ हार्ट। जब लो बीपी होता है तो वीनस, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होगा अगर ये पैर ऐसे ऊपर ले आएगा तो वेनस रिटर्न बेटर हो जाएगा। स्टैंडिंग में पुलिंग इन वेन्स ऑफ लेग्स causes low venous return. बैरो रिफ्लेक्स मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और वैसो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बीपी इसमें सही होता है ना, नॉर्मल ना, लाइक कम भी नहीं, ठीक होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर की बेसिक सी डेफिनेशन कई बार वाइवा में भी पूछ लेते हैं, इन केस किसी को कुछ नहीं आ रहा। तो प्रेशर exerted by the blood on the walls of arteries। ठीक है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करता है ना। नॉर्मल वैल्यूज तो सबको पता ही होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की, 80/120। ठीक है, अब मीन आर्टीरियल प्रेशर इसमें से इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला, मीन का मतलब मैथमेटिकल एवरेज वाला नहीं है इसमें। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर का मतलब होता है कि ये हमारी आर्टरीज का वो एवरेज प्रेशर है। मीन का मतलब एवरेज, ऐसा एवरेज प्रेशर जो पूरी कार्डियक साइकिल के टाइम पर ऑर्गन्स तक परफ्यूजन कर रहा है, जिस प्रेशर की वजह से परफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन हो पा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल मीन नहीं है ये, इसके फॉर्मूला में आता है डी बी पी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। इसका क्या मतलब है, इसकी फुल डीपीबी की फुल फॉर्म होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोल वाला ब्लड प्रेशर उसमें ऐड करेंगे 1/3 पल्स प्रेशर का, तो अराउंड 93 mmHg आता है। तो सिस्टोल की जगह हम क्या करते हैं, डायस्टोल वाले प्रेशर को ऐड कर देते हैं 1/3 पल्स प्रेशर से। ये कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मैंने डिस्कस कर लिया था। टीपीआर रेडियस पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने रोड का लॉजिक दिया था। ये वैसो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टेड वेसल्स है तो कम है रेडियस, रेडियस ये कम है, अब यहाँ पर ज़्यादा है। ज़्यादा रेडियस होगा तो कम होगी ना रेजिस्टेंस ऑब्वियसली, जैसे चौड़ी सड़क है तो ट्रैफिक कम लगेगा। TPR is directly proportional to BP and cardiac output is also directly proportional to BP। तो अगर हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, पतली पाइप है तो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, कुछ सेकंड से मिनट्स तक रेगुलेट किया जा सकता है बीपी। इसमें बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आ जाता है, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है, इस्चेमिक रिस्पॉन्स, ये सब है। और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी होता है आवर्स से दिन तक के लिए,
जो कि किडनी, रास मैकेनिज्म, ठीक है, और एडीएच के थ्रू कंट्रोल होती है। ठीक है, इंक्रीज बीपी को स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंस कर लेते हैं। इनके बेसिकली जब हाई बीपी है तो स्ट्रेच हुआ हुआ है ना, रिसेप्टर्स ने सेंस किया, तो ये जो सिग्नल्स हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, क्रेनियल नर्व 9 कौन सी होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल, 10 होती है वेगस, है ना, इसके थ्रू सिग्नल्स जाते हैं कहाँ, ब्रेन के मेडुला तक, और मेडुला फिर आगे रिस्पॉन्स शो करता है और उसको स्टेबलाइज कर लेता है, जो बीपी एक्सेस है उसको कम कर देता है। तो मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोक देगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को डीएक्टिवेट करने से। सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली इंक्रीज करवा देता है ना बीपी को, ऑलरेडी हाई है तो वो क्यों इंक्रीज करवाना चाहेगा, तो हमें कम करना है, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर देंगे ताकि हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और बीपी कम हो। कैसे होगा कि स्ट्रेच कम कर देंगे, बेसिकली वैसो डायलेशन करा देंगे। डायलेशन से क्या होगा, ये बेसिकली रेडियस इंक्रीज हो गई है और टीपीआर कम है। टीपीआर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बीपी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम कर दी तो बीपी भी कम हो गया। ठीक है, बट ऐसा होगा अगर जब बीपी ऑलरेडी ड्रॉप्ड आउट है, तो इसकी रिवर्स कंडीशन है, बीपी को हमें बढ़ाना है, कम हुआ है, तो बॉडी खुद बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है जिससे बढ़ जाए, और पैरासिम्पैथेटिक जो ऑपोजिट कर रहा है उसको कम कर देगी। तो अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से। इसके अलावा कीमोरिसेप्टर्स का जो रिफ्लेक्स है, ठीक है, बेसिकली ये एक तरह के केमिकल सेंसर्स टाइप होते हैं। बेसिकली ये सेंस करेंगे कि ब्लड में अगर कहीं ऑक्सीजन तो नहीं कम हो रही, कहीं बहुत ज़्यादा CO2 तो नहीं बढ़ रही, या तो पीएच तो नहीं कम जा रही, क्योंकि थोड़ा एल्कलाइन की तरफ भी मेंटेन करना पड़ता है, न्यूट्रल तो होता नहीं है ना। 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, मैंने बायोकेमिस्ट्री में बताया था, है ना। क्योंकि ये क्यों होता है, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो उससे क्या होता है, वेसल करेंगी, नैरो डाउन करेंगी, ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस हार्ट रेट इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब इस्चेमिक रिस्पॉन्स, अगर इस्चीमिया है, मतलब इस्चीमिया होता है ब्लड फ्लो का कम हो जाना, टिश्यूज में ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इस्चीमिया। तो मेटाबोलाइट्स का रिलीज होता है, जैसे पोटेशियम, हाइड्रोजन, CO2, एडिनोसिन, ठीक है। और बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इस्चीमिया हो रहा है, इस्चीमिया को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होंगे जो वैसो डायलेशन को प्रमोट करेंगे। डायलेशन से क्या होगा, अब ल्यूमन इंक्रीज हो जाएगा और टीपीआर कम हो जाता है, मैंने बता दिया था उस डायग्राम से ऑलरेडी, है ना। तो कम टीपीआर है तो बीपी फिर ज़्यादा हो जाएगा, और हाई ब्लड प्रेशर, अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो उतना ही परफ्यूजन होगा, उतना ही टिश्यूज तक पहुंचेगा भी, है ना। अब ये तो हो गया कुछ देर के लिए, कोई डेविएशन है उसको ठीक करने के लिए, लॉन्ग टर्म कुछ घंटे या कुछ दिनों तक ठीक करने के लिए रीनल मैकेनिज्म में इंक्रीज बीपी, किडनी का अगर कार्डियक आउटपुट का अराउंड 20 to 25% किडनी के पास जाता है ना, तो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा बीपी होगा तो ज़्यादा रीनल परफ्यूजन होगी। और अगर ऐसा हुआ तो उतना ही सोडियम और वाटर किडनी एक्सक्रीट करेगी, तो डाईयूरेसिस और नेट्रीयूरेसिस। तो अब ब्लड बेसिकली प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो उतनी किडनी फिल्टर करेगी और फिर सोडियम को एक्सक्रीट आउट भी कर देगी उतने ही रेट से, और वाटर को भी रीएब्जॉर्ब करने की बजाय वो यूरिन में डाल देगी। अब वाटर यूरिन में आ रहा है तो मतलब
ब्लड में प्लाज्मा में ईसीएफ में अब वाटर कम है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो चुकी है जिससे कार्डियक आउटपुट कम हो गया और फिर बीपी डिक्रीज कर जाता है। तो किडनी बेसिकली डिक्रीज करवा देती है बीपी को। जब हाई बीपी होता है तो किडनी क्या करती है, वो वाटर का एक्सक्रीशन और सोडियम का एक्सक्रीशन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, किडनी को कैसे पता चलता है, जब हाई बीपी उसके पास होता है तो रीनल परफ्यूजन बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई टू किडनी 20 to 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट से इंक्रीज कर गया है और हाई प्रेशर से आ रहा है वो, तो किडनी ब्लड वॉल्यूम कम करवा कर बीपी को कम करा देती है। तो अगर लो बीपी हुआ तो किडनी बिल्कुल ऑपोजिट करेगी, कम वाटर यूरिन कम होगा और सोडियम का एक्सक्रीशन भी कम होगा और हाई ब्लड वॉल्यूम जिसकी वजह से हाई बीपी हो जाएगा, कम से मतलब नॉर्मल हो जाएगा फिर से। रास मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। मैक्यूला डेंसा सेल्स हमें पता है कम NaCl को सेंस कर लेते हैं मैक्यूला डेंसा, और फिर रिलीज वगैरह हो रहा है ना ये सब सब्सटेंसेस का। एंजियो किडनी से फिर जेजी सेल्स ने रेनिन रिलीज किया है ना, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम लंग्स में होती है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 वैसो कंस्ट्रक्शन करवा सकता है जिससे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और एल्डोस्टेरॉन का सेक्रीशन करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर सोडियम वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया तो मतलब वो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई है, और मैंने कहा था ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है तो बीपी भी बढ़ जाता है। अगर सोडियम और वाटर ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड का प्रेशर भी हाई है, वो उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई है। सोडियम और वाटर अगर यूरिन में है, मतलब एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इसका नाइट्रोयूरेसिस सोडियम का और डायूरेसिस वाटर का, तो उस वजह से क्या मतलब हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा में वाटर कंटेंट कम हो रहा है और बीपी कम हो जा रहा है। और ये तो इंक्रीज करवा रहा है। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंडोक्राइन वाली वीडियो से रास मैकेनिज्म कब सप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये भी मैंने करा दिया था। ADH पूरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस को प्रिवेंट करने वाला हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना। कि कम बीपी है या प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी हाई है तब डायूरेसिस को प्रिवेंट करना पड़ता है। ऑस्मोलैरिटी हाई का मतलब पानी कम है और सॉल्यूट्स मतलब बाकी सॉल्ट्स वगैरह ज्यादा है, जैसे सोडियम वगैरह है ना, ऐसी चीजें। तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा किडनी से ताकि प्लाज्मा में वाटर आए, ऑस्मोलैरिटी घट जाए और बीपी बढ़ जाए। तो हाई ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज द बीपी, और ये सब लॉन्ग टर्म में ज्यादा देर के लिए हो रहा है। ठीक है, ये पूरा हो गया है ना, ये भी मैंने बता दिया था। एंड क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। हाई बीपी में ये नोज ब्लीडिंग वगैरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रोक, है ना। लो बीपी तो शॉक मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, हाइपर टेंशन में बीपी जब कंटिन्यूसली 140/90 mmHg से ज़्यादा है, और ये हाइपोटेंशन से क्या क्या हो सकता है, और हाइपरटेंशन से तो हाई बीपी से हमें बताइए किडनी फेलियर, स्ट्रोक, MI, ठीक है, इसमें डिजीनेस, फटीग वगैरह। अब टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन देख लेते हैं। आर्टरीज की 3 लेयर्स होती हैं ट्यूनिका, बाहर वाले एक्सटर्ना, मीडियम वाली मिडल में मीडिया थिक होती है, स्मूथ मसल की होती है, और ट्यूनिका इंटिमा है ना, जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस होते हैं। आर्टरीज को सबको पता है अवे फ्रॉम हार्ट है ना, हाई प्रेशर, थिक वॉल होती है, लेस ल्यूमन होता है, इलास्टिक होती है, और वॉल्स एब्सेंट होते हैं, ये है ना, बेसिक से पॉइंट्स है सारे। इसमें भी सेम डिवीजन है, टुवर्ड्स हार्ट लेके जाती हैं। एक्सेप्शन हमें पता है ये पल्मोनरी हो जाती हैं, है ना, दोनों में। लो प्रेशर पर लेके जाएंगी, ल्यूमन भी इसका वाइड होता है और
थिन वॉल होती है। हाई ल्यूमन की वजह से कम प्रेशर पर ब्लड इसमें फ्लो करेगा, इम्प्योर वाला। लेस इलास्टिक होती है। कैपिलरीज एक्सचेंज वेसल्स हैं, ठीक है। इनकी वॉल एंडोथीलियल वाली होती है ना, एंडोथीलियम लेयर होती है। कनेक्ट आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स, जो छोटे नेटवर्क्स हैं, आर्टरीज के छोटे नेटवर्क्स और वेन्स के छोटे नेटवर्क्स। सर्कुलेशन पल्मोनरी और सिस्टमिक सबको बताइए, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहे हैं ना ब्लड, और फिर लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हो जाता है, ठीक है। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन टुवर्ड्स हार्ट लेके आती है ब्लड को, जो साफ है, जो कि लेफ्ट एट्रियम में, एट्रिया के लेफ्ट वाले में चला जाएगा, ठीक है। और ऑर्गन्स के पास ये साफ ब्लड जाता है ना, बेसिकली लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, देन थ्रू एओर्टा ये सारे जगह पर, सारे सिस्टम्स में पहुंच जाएगा, ऑर्गन्स के पास। फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, CO2 वाला ब्लड, फिर से वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाएगा, और उसको फिर दोबारा प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, और ये सब कंटिन्यू रहता है। इनके लेयर्स मैंने बता दी, एक्सटर्नल कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स की बनी होती है, फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। मिडल वाली स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की, ये भी बता दिया था मैंने, है ना। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एंडोथीलियम बोलते हैं, और साथ में इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड पर जो है अंदर है एंडोथीलियम। के टाइप्स ऑफ सर्किट्स, सिस्टमिक और बाकी सिस्टम्स पे, ऑर्गन सिस्टम्स पे जो वो सर्कुलेशन बता दी है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, बॉडी, वेना कावा, राइट एट्रियम, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, आर लैब इज वेरी सिस्टमैटिक। लैब हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल का LAB, लैब हो गई है लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा, और बॉडी बेसिकली ऑर्गन्स, VE और RI, वेरी। वैसे तो VERY होता है, बट RI से याद रख सकते हैं, वेरी वेरी सिस्टमैटिक, या सिस्टमैटिक से याद आएगा क्या, सिस्टमिक। तो आर लैब इज, या फिर सिर्फ लैब इज वेरी सिस्टमिक, VE और RI, ना लैब से 3 हो गए। और पल्मोनरी को याद रखने के लिए, ठीक है ना, ये दोनों में याद रखना, स्टार्ट वेंट्रिकल से होता है, कि इधर भी वेंट्रिकल है, इधर भी वेंट्रिकल है। तो लैब का L तो हमें याद रहेगा ही ऑब्वियसली, तो यहाँ से राइट याद रह जाएगा, है ना, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन है तो ऑब्वियसली याद ही रहेगा ऑब्वियसली कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लैब का L लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये भी याद है हमें कि वेंट्रिकल्स आते हैं दोनों के स्टार्टिंग में, तो एक में लेफ्ट एक में राइट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स के पास गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अवे फ्रॉम हार्ट आर्टरी लेके जा रही है लंग्स के पास, तो इतना भी इजी है ना। फिर पल्मोनरी वेन लेके आएगी। अब इस बार यहाँ पर एंड में याद रखना एट्रियम आता है, तो ऊपर राइट था तो इधर लेफ्ट, तो इस ट्रिक से दोनों याद हो गए हमें, है ना। ठीक है, वैसे अगर किसी को ट्रिक चाहिए तो वैसे होना किसी के साथ, बट जस्ट ट्रिक है ना, कोई कुछ बोल नहीं रहा मैं। RIP लाल
पुल, ठीक है, लाल पुल पर कोई एक्सीडेंट हुआ, देन RIP। ठीक है, देहरादून में जो है ना। सो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी RIP हो गया। लंग्स से लाल, ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोरोनरी सर्कुलेशन, मतलब हार्ट खुद को भी ब्लड सप्लाई करता है। ऑब्वियसली एक ऑर्गन है, उसको खुद को भी तो ब्लड चाहिए, सबको बांटता थोड़ी फिरेगा। लाइक सिर्फ रतन टाटा की तरह ये ऐसा थोड़ा है कि वो सिर्फ पैसे बांटते थे, खुद भी तो खर्च करते थे, तो वैसे ही हार्ट खुद भी तो ब्लड लेता है। तो हार्ट में खुद कैसे आता है ब्लड, कहाँ से उसका पाथवे होता है, ठीक है। या फिर एक्सीडेंट की जगह इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पुल टूट जाता है ना कई बार बारिश वगैरह में, तो RIP लाल पुल। और ये लैब इज वेरी सिस्टमिक, ये सिस्टमैटिक। कोरोनरी सर्कुलेशन, और इसके बाद एक पोर्टल सर्कुलेशन होती है। तो पहले पोर्टल सर्कुलेशन वाली ट्रिक बता देता हूँ मैं, ठीक है। LIV लिव, आई लिव, हेप हेपेटिक, हैप्पी हैप्पीली, आई लिव हैप्पीली इन, पोर्टल के P से पेरिस। ठीक है, किसी ने इंडिया छोड़ दिया और वो बोल रहा है आई लिव हैप्पीली इन पेरिस, तो लिख देते हैं आई लिव हैप्पीली इन पेरिस। तो इंटेस्टाइन से पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब ही क्या होता है कि बेसिकली इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में लिंक है ना। तो इंटेस्टाइन, लिवर, देन हेपेटिक, हेपेटिक भी लिवर के लिए होता है ऑब्वियसली, है ना। तो हेपेटिक वेन, हैप्पी हेपेटिक वेन, देन IN से इंफीरियर वेना कावा, और पेरिस से क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन की सीक्वेंस है ये। तो इसको याद रखने के लिए, ठीक है, ये तो हमें बताइए कि कोरोनरी हार्ट को अगर खुद को सप्लाई करना है तो वो कोरोनरी आर्टरी टुवर्ड्स हार्ट तो आर्टरी लाती है, तो कोरोनरी आर्टरी एओर्टा, एओर्टा तो याद ही रहेगा। तो उसके अलावा HC वर्मा है ना, फिजिक्स वाली बुक है जो, या फिर HC वर्मा सर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, ऑलवेज ए वैसे बाद में आएगा एट्रियम का, बट फिर भी ट्रिक है HC वर्मा, H से हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स, C से कोरोनरी वेन्स, C और V एक साथ है ना। H से हार्ट की मसल्स हैं, C से कोरोनरी वेन है, और ऑलवेज राइट तो राइट एट्रियम। तो ये हो गया पूरा सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्किट्स, मतलब क्लोज्ड पाथवे जिसमें सर्कुलेशन हो रहा है। तो इन सब ट्रिक्स को कनेक्ट करते हैं एक स्टोरी की फॉर्म में। तो कोई ना फिजिसिस्ट था, ठीक है, फिजिक्स में उसने कोई डिग्री करी थी लेट से। तो लाल पुल उसने देखा, पुल टूटा हुआ है, फिर उसने ऐसे नॉलेज से गेन देख लिया कि बेसिकली ये पुल ढंग से नहीं बना हुआ था, इसमें प्रॉब्लम थी, तभी वो टूट गया, RIP वो खत्म इस वजह से हो गया। तो उसने सोचा अच्छा हाँ, इसमें तो फिजिक्स का सही कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ। HC वर्मा सर सही कहते थे कि अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है तो फिजिक्स के ढंग से लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। उसको याद आया HC वर्मा इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तब वो इतना परेशान हो गया कि कितनी करप्ट कंट्री है,
छोड़ो अपनी ना, उसकी जो इंडिया में लैब थी उसने छोड़ दिया, वो कहाँ चला गया, पेरिस चला गया अपनी इंडिया वाली लैब छोड़कर। ही स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली इन पेरिस, क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो गए थे इतने करप्शन से, क्योंकि पुल टूट रहे हैं तो वो दिक्कत है ना। तो अब पेरिस में चल रहने लग गया, तो उसने वहां पर लैब खोल ली, फिजिसिस्ट है ना, तो उसने लैब खोली और वो भी काफी सिस्टमिक तरीके से खोली, काफी सारे लॉज को फॉलो किया उसने। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड वेसल्स सबको पता है, ये पूरा हो भी गया, वेरी इजी है ना। वेन्स को कैपेसिटेंस वेसल्स बोलते हैं, कैपिलरीज को एक्सचेंज वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, वॉल्स वेन्स में होते हैं और कैपिलरीज और आर्टरीज में नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन सर्कुलेशन, रेस्ट पर ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मैंने बताया था 20% के अराउंड कार्डियक आउटपुट किडनी वाले चैप्टर में उसमें चला जाता है ना, अराउंड 1100 ml के अराउंड किडनीज पर जाता है। ठीक है, वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। ये किसकी बात हो रही है, सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, वेन्स में कैपेसिटी होती है ज़्यादातर ब्लड उन्हीं में, ये कैपेसिटी टू स्टोर द ब्लड, तो सिस्टमिक वेन्स में 64% ब्लड वॉल्यूम होती है। ठीक है, 70 ml पर kg बॉडी वेट टोटल ब्लड की वॉल्यूम है। आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स में फिर उससे कम, अराउंड 13%। फिर उससे कम ब्लड कहाँ स्टोर होता है, नियरली इक्वल टू हार्ट, कैपिलरीज और हार्ट। देन पल्मोनरी वेसल्स में अराउंड 9%। सिस्टमिक वेन्स हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड को स्टोर कर रही हैं, तो इसलिए कैपेसिटी है स्टोर करने की, तो कैपेसिटेंस वेसल्स। आर्टरीज में बीपी हाई होता है, हाई प्रेशर वाला ब्लड। कैपिलरीज एक्सचेंज वेसल्स हैं। ब्लड फ्लो को रेगुलेट कैसे किया जाता है, मायोजेनिक मतलब मसल के स्ट्रेच वगैरह होने से कंट्रोल करना बीपी को, तो स्ट्रेच जब ज़्यादा होंगी तो बीपी ज़्यादा होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऑटोमेटिकली, उसका कॉन्ट्रैक्शन से ल्यूमन कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज कर जाता है इस वजह से। अब मेटाबॉलाइट्स कैसे कंट्रोल करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था ना, सेंस किया जाता है केमिकल्स को, जैसे CO2 अगर ज़्यादा तो नहीं है, जैसे पोटेशियम H+, एडिनोसिन, कम ऑक्सीजन तो नहीं, ये सब चेक करके। ठीक है, तो अगर ऐसा है इन केस, तो वैसोडाइलेशन करके ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई वाली डिमांड मीट हो सके। ठीक है, pH मेंटेन हो सके। एंडोथीलियम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटिंग सब्सटेंस होता है और ब्लड फ्लो इस वजह से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो एंडोथीलियम का डिसफंक्शन हो जाता है, तो नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड अब रिलीज नहीं होगा, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किडनी, ब्रेन, हार्ट मेंटेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ब्लड फ्लो डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन आर्टेरियल प्रेशर, तो ये ऑटो रेगुलेटेड है इस वजह से। कि वेरिकोज वेन्स क्लिनिकल एप्लीकेशन एनाटॉमी में भी आता है ना, वॉल ढंग से काम नहीं कर पाते। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने बता दिया, शॉक अभी कराऊंगा मैं। ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है, बेसिकली जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेरिफेरल आर्टेरियोल्स में। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन सर्कुलेशन, देखते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि किस पोजीशन में बीपी कार्डियक आउटपुट कैसा होता है ना। ठीक है, जब लेटे होते हैं हम सुपाइन पोजीशन में, हार्ट इज एट द सेम लेवल एज
बॉडी तो सेम ये सब पे है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्लड सारे पार्ट्स में, और वीनस रिटर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, इसकी वजह से फिर कार्डियक आउटपुट और बीपी भी नॉर्मल रहता है। बट जब हम खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी फोर्स जो लग रही होती है वो ब्लड को नीचे की तरफ लगती है, तो ब्लड पूल्स इन द वेन्स एंड लेग्स एंड स्प्लैंक्निक एरिया, एब्डोमेन के नीचे है ना, बिलो हार्ट, एब्डोमेन एंड लेग्स पर ब्लड ज़्यादा हो जाता है। तो वीनस रिटर्न अब कम हो गया, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है और वीनस रिटर्न से हार्ट की तरफ जाना है ब्लड। लो वीनस रिटर्न की वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम सब कम हो जाते हैं, तो बीपी कम हो जाता है ना। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड आ जाता है, वेन्स कैपेसिटेंस वेसल्स हैं और डायलेट कर दे हो जाती हैं और ब्लड से फिल हो जाती हैं। ठीक है, लो वीनस रिटर्न, लो ईडीवी, प्री लोड। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों कम हुई? प्री लोड, क्योंकि वेंट्रिकल्स अब कम स्ट्रेच करेंगे अगर कम वीनस रिटर्न है ना, तो लेस ब्लड जितना रीच करेगा हार्ट पर उतने ही वेंट्रिकल्स स्ट्रेच होंगे। तो स्ट्रेच कम हो रहे हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगी स्ट्रेंथ स्टार्लिंग मैकेनिज्म से, और इसकी वजह से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये कार्डियक आउटपुट के, तो बीपी भी कम हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में कैसे इसको कंपनसेट किया जाता है? बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स डिटेक्ट करता है ना, कैरोटिड साइनस, एओर्टिक आर्च, मेडुला पर सिग्नल जाते हैं, देन सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाई जाती है और पैरासिम्पैथेटिक कम। ये डिटेल में ऑलरेडी कर लिया है ना। हार्ट रेट, कंडक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना होता है अगर कम है ना। वैसो कंस्ट्रक्शन, वेन्स, वेनो कंस्ट्रक्शन increases total peripheral resistance and venous return ज़्यादा होगा तो फिल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी हाई होगी, फिलिंग ऑफ हार्ट अच्छे से हो पाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म ढंग से ना काम कर पाए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से, ठीक है, अगर डिहाइड्रेशन हो रही है, बेसिकली ब्लड लॉस है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट किस ओल्ड एज इंडिविजुअल्स में होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फेलियर की वजह से, वैसोडाइलेटर्स, डायूरेटिक ड्रग्स इनकी वजह से, तो बेसिकली कंपनसेट नहीं हो पाता और बीपी फिर कम ही रह जाता है। फिर फेंट हो सकते हैं ना, सिनकोप, क्योंकि बीपी कम है तो ब्रेन में हो सकता है कम ब्लड रीच करे, जिससे ब्लरी विजन डेवलप हो जाए और बेहोश हो जाए, एकदम से वीकनेस आए। ठीक है, हेड अप टिल्ट रिस्पॉन्स ग्रेजुअल कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, क्यों नहीं होता स्टैंडिंग में खड़े हुए ऐसा थोड़ा होती है कि बीपी वगैरह की कोई दिक्कत होती है, क्यों नहीं होता? सिंपैथेटिक एक्टिविटी बॉडी अपने आप ही ना बढ़ा लेती है जैसे ही खड़े होते हैं, तो वैसो कंस्ट्रक्शन, वेसल्स कंस्ट्रक्टेड स्टेट में रहेंगी तो बीपी नॉर्मल हाई मेंटेन ही रहेगा। ठीक है, बेसिकली अब क्या होगा, प्लाज्मा जो होता है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस से वो ब्लड में चला जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा, ब्लड में वापस आ जाएगा, तो इस वजह से वीनस रिटर्न भी बढ़ गया। कि अब वीनस वॉल्स एंड मसल्स एक्टिवली पंप करेंगे तो हाई वीनस रिटर्न है, बीपी नॉर्मल हो जाता है 2-3 मिनट के अंदर। ठीक है, एंटी ग्रेविटी मैकेनिज्म, ग्रेविटी को हराने के लिए बॉडी क्या करती है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और कंप्रेस कर जाएंगी, वेन्स को कंप्रेस कर देंगे ये, ताकि ब्लड ऊपर की तरफ जाए, मसल फोर्स लगाएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, वेन्स में वॉल्स होती हैं जो कि ब्लड फ्लो को ऊपर ही जाने देंगी ब्लड को, और बैक फ्लो प्रिवेंट कर देंगी। लंग्स एज अ पंप एक्ट करेंगे। ठीक है, डिक्रीज इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर वुड बी देयर, तो ब्लड थोरैक्स की तरफ आएगा, प्रेशर जहाँ कम होता है वहाँ मूव कर जाता है ना ब्लड। सिंपैथेटिक सिस्टम ने वेसो कंस्ट्रक्शन और ब्लड वेसल्स को मेंटेन किया। अब आ जाते हैं शॉक वाले टॉपिक पर।
ये शॉक पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इनएडिकेट टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू के पास ढंग से ब्लड पहुंच नहीं पाता, जिससे सेल्स में हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ ब्लड फिजियो में, है ना, और सेल्स फिर ढंग से काम नहीं कर पाते। सर्कुलेटरी फेलियर है, एडिकेट ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ टिश्यू के हिसाब से। डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है इसकी वजह से। एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो ऑब्वियसली कम ऑक्सीजन में एनएरोबिक वाला चलता है ना, तो लैक्टिक एसिड बनता है बाय प्रोडक्ट। तो ऑर्गन खराब या फेल हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, बल्कि डिमांड ज़्यादा है, तो मिसमैच है टिश्यू लेवल पर, ठीक है। वेनस ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जितनी डिलीवर्ड है, बल्कि ऐसा तो उल्टा होता है ना कि वेन्स में तो कम ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वेन्स में कम होता है और आर्टरी में ज़्यादा होता है, पर यहाँ मिस मैच हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो जा रहा है इस वजह से, ठीक है। टाइप्स ऑफ शॉक पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपो मतलब लेस, वॉल्यूमिक मतलब वेसल की वजह से है, ठीक है। वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूमिक वॉल्यूम कम होने की वजह से, वेसल्स के अंदर की वॉल्यूम कम है, जैसे डिहाइड्रेशन है अगर, कि हेमरेज इसका सबसे बड़ा कॉज है। बर्न्स, वॉमिटिंग, डायरिया, डायूरेटिक्स, डायूरेट जितना मतलब यूरिन में अगर रिलीज होगा, है ना, वॉमिटिंग होगी तो स्टमक एसिड कम हो जाएगा, बेसिकली यूरिन में ज़्यादा वाटर आएगा तो वो अंदर कम हो जाएगा और वॉल्यूम प्लाज्मा की कम हो जाएगी, तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के कम होने से किसी भी रीज़न की वजह से। एक होता है हार्ट फेलियर वाला, पंप फेलियर वाला, कार्डियोजेनिक शॉक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सीवियर हार्ट फेलियर, ढंग से रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, एरिथमिया, वॉल्व डिसऑर्डर। इनके डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है एक टाइप का, जिसमें आ जाते हैं फर्दर सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। इसको मैं अलग से बताता हूँ। बेसिकली टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स को याद रखने के लिए सैंड से याद रखेंगे हम, सैंड। ये एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के, है ना, मिट्टी या रेत, सैंड। डी फॉर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। अब इमेजिन करो कोई सैंड में गया, मिट्टी से उसको क्या हो गया, सेप्टिक शॉक लग गया, क्योंकि उसमें मिट्टी में क्या होते हैं बेसिकली पैथोजेंस वगैरह प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया वायरस, तो बैक्टीरिया वायरस वाले शॉक को कहते हैं सेप्टिक शॉक, ठीक है। एक होता है फिर एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। थर्ड न्यूरोजेनिक, बेसिकली किस वजह से है ये, इन्फेक्शन की वजह से है, लाइक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि कोई भी माइक्रोब अफेक्ट कर सकता है। इन्फेक्शन ने क्या कर दिया है, इन्फेक्शन ने बेसिकली इन्फ्लेमेशन अगर कॉज कर दिया है, तो इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग की वजह से बीपी डिक्रीज कर जाता है, देयर इज लो बीपी एंड ऑर्गन फेलियर,
ये सब कुछ इन्फेक्शन की वजह से हुआ। देन एनाफाइलेटिक, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस। एनाफाइलेटिक शॉक, ए फॉर एनाफाइलेट, ए से स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो ए फॉर एलर्जी याद रखना सिर्फ। ठीक है, एनाफाइलेटिक में सिर्फ एलर्जी याद रखना है, एलर्जी ने एक काइंड ऑफ शॉक ट्रिगर कर दी है बॉडी को। और एलर्जी के बारे में हमें ऑलरेडी नॉलेज है कि कितने टाइप्स, मतलब किस किस चीज़ से हो सकती है, लाइक है ना, हे फीवर एंड ऑल, ये सब हमें सब टाइप्स पता है, तो यू कैन राइट। अब थर्ड, न्यूरोजेनिक, इट इज कॉज ड्यू टू CNS डैमेज, से कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह या ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, ये सैंड, मिट्टी से याद आएगा, किसी ने, कोई छोटा बच्चा है उसने सैंड खा ली, मिट्टी खा ली, क्योंकि छोटे बच्चों में न्यूरोजेनिक इतना दिमाग तो है नहीं कि सही और गलत में वो फैसला ले सकें कि हम क्या कर रहे हैं ना। तो सैंड, मिट्टी में बच्चा खेल रहा था, उसमें इतना दिमाग नहीं था न्यूरोजेनिक कि उसे पता नहीं है इसे मुंह में नहीं डालना, तो उसने खा ली, तो बॉडी को क्या लग गया, लेट से सेप्टिक शॉक, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है ना, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ और BP वाली दिक्कत और ऑर्गन फेलियर लेट से हुआ। ऐसे ना ही हो किसी को, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक, वैसे ऐसे होता भी नहीं है ना। एनाफाइलेटिक शॉक, एलर्जी, उस बच्चे को फिर मिट्टी में जर्म्स वगैरह से एलर्जी वगैरह हो गई है ना, लेट से मिट्टी में कोई डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई पैथोजन ऐसा था जिससे उसको एलर्जी हो गई किसी चीज़ से। तो ये पूरा एग्जाम्पल था डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को याद करने के लिए। ठीक है, और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बेसिकली ब्लॉकेज है, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। बेसिकली लंग्स वगैरह में अगर कोई निमोनिया ब्लॉकेज वगैरह है ना। सो लो इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो गई, या फिर सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाया, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, टिश्यू परफ्यूजन भी कम होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम होगी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो लैक्टिक एसिड भी बनेगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये पूरी साइकिल चलती रहेगी और सेल डिसफंक्शन होंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ शॉक देख लेते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, प्रोग्रेसिव शॉक एंड इरिवर्सिबल शॉक। ठीक है ना, जो कंपनसेट हो जाए, प्रोग्रेस ना करे, बाकी दिक्कत ना करे, वाइटल ऑर्गन्स अगर मेंटेन रहे और रिवर्स हो जाए, तो परफ्यूजन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुक रहे, थोड़ा बहुत भी परफ्यूजन है तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन में मिल रही है ऑर्गन्स को, तो देन इट्स फाइन। कि अनलेस की ब्रेन जैसे ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। प्रोग्रेसिव, जिसमें कंपनसेशन नहीं होता, परफ्यूजन काफ़ी सिवियर डैमेज होता है, परफ्यूजन कम है काफ़ी, लो BP, ओलिग्यूरिया, ठीक है, यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है, एसिडोसिस हो रहा है, ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे इससे। ठीक है, इरिवर्सिबल भी होता है एक, इसमें हाइपोपरफ्यूजन काफ़ी टाइम तक रहे तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर लीडिंग टू सेल डेथ एंड इवन इंडिविजुअल डेथ टाइम उसके बाद, थोड़ी देर बाद। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ये वाले में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म्स क्या है बेसिकली, ठीक है, लो BP और लो कार्डिक आउटपुट को बैरो रिसेप्टर्स अगेन डिटेक्ट करेंगे, तो वही सेम कहानी, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, जिससे कि वैसो कंस्ट्रक्शन और TPR पेरिफेरल रेजिस्टेंस से बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ेगी। सबका एम क्या है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना। रास मैकेनिज्म भी क्या करता है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, ADH, एंटी ADH भी रिलीज होगा, और कैपिलरी से एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लाज्मा में दिया जाएगा, क्योंकि BP को बढ़ाना है, उसमें प्लाज्मा बढ़ाना है, वेस्ट नहीं करना हमें, है ना, कैपिलरी से बाहर नहीं निकालना। तो ये हो गए 4 टाइप के शॉक, है ना। ट्रीटमेंट में
कौन सा टाइप का आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और सर्कुलेटरी वॉल्यूम ठीक करनी पड़ती है, बीपी और ऑर्गन परफ्यूजन ठीक करना पड़ता है, ऑक्सीजन डिलीवरी भी ठीक करनी पड़ती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑर्गन फेलियर को प्रिवेंट किया जाता है। और अगर नहीं हो पाया है ना, कोई प्रॉब्लम होगी, तो कार्डियक फेलियर, इनएबिलिटी, हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना और उसमें वो फेल हो गया। हार्ट इज अनएबल टू पंप ब्लड एंड सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी, so only at the cost of raised filling pressures. टाइप्स और डिग्रीज ऑफ हार्ट ब्लॉक्स ये मैंने बता दिए हैं, है ना। काफ़ी कार्डियक डिजीज कार्डियक फेलियर को लीड करते हैं, है ना, इनकी वजह से हो सकता है। फॉरवर्ड फेलियर में लो कार्डियक आउटपुट, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, अगर बैकवर्ड फेलियर होगा तो फिलिंग का प्रेशर, हार्ट जिस प्रेशर से फिल कर रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा और एडीमा हो जाता है। तो बेसिकली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो फिर वापस आ रहा है ना, और फिर वो लीक डाउन कर जाता है, दैट लीड्स टू एडीमा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर रहा है तो फिर पल्मोनरी एडीमा होगा, है ना। लंग्स में ऐसा नहीं बोलते कि डॉक्टर लाइक पानी भर गया, तो वो क्या होता है, ये फ्लूइड ही तो होता है, तो जिससे कफ होगी। लंग्स वाले रिलेटेड, लंग्स को यही तो सब लेफ्ट वेंट्रिकल से ही तो फिर लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाते हैं, है ना। तो फिर ये सारी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, कफ, स्प्यूटम का डिस्चार्ज, जो म्यूकस वगैरह है ना। जगलर वेनस प्रेशर इंक्रीज होता है अगर राइट वेंट्रिकल फेल कर रहा है। लिवर रिलेटेड ऑर्गन्स, अब नीचे वाले ऑर्गन्स में ढंग से नहीं पहुंच रहा ब्लड, तो ऑब्वियसली लिवर रिलेटेड हेपेटोमेगैली, है ना, पैरों में एडीमा, ये सब दिक्कतें होंगी। ठीक है, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियोमायोपैथीज, एरिथमिया, ये सब कॉजेज हैं। ऑन बाय बर्थ हार्ट डिजीज अगर तो भी, है ना। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। लो कार्डियक आउटपुट होता है अगर फॉरवर्ड फेलियर है। ठीक है, प्राइमरी बेसिकली लेवल पर हार्ट डिसफंक्शन कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा ढंग से। ठीक है, बैकवर्ड फेलियर, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बैकवर्ड फेलियर में फिलिंग का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब तेज प्रेशर से फिलिंग होगी तो कंजेशन और एडिमा ये कॉज कर सकता है। ये या तो राइट या लेफ्ट में, दोनों की मैंने कंडीशंस बता दी। ठीक है, फॉरवर्ड फेलियर मतलब कि टिश्यू के पास ढंग से नहीं पहुंच रहा, और ये वाला बैकवर्ड फेलियर मतलब कि बेसिकली फॉरवर्ड क्या होता है, हार्ट बेसिकली आगे की तरफ भेजता है, टिश्यू के पास भेजता है ना ब्लड को, और ये वाला बैकवर्ड फेलियर हार्ट बेसिकली लंग्स को भेज रहा है, जैसे यहाँ पर, तो पंप बैक करेगा, वो जो उसके पास ब्लड आया उसको पंप बैक करना है, तो बैकवर्ड फेलियर जैसे लंग्स की तरफ लेके जाता है ना। बेसिकली जो खराब मतलब इम्प्योर ब्लड आया उसको ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास लेके जाता है, इट गेट्स बैक टू द लंग्स, तो बैकवर्ड लंग्स के पास वापस जो उसने भेजा खून वो ढंग से नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजनेशन वाला, है ना, ऑक्सीजनेशन का काम जो उसको करना है उसके लिए। तो इसमें इट इज प्रोनाउंस्ड एज डिस्निया, मतलब लंग्स में ढंग से एयर नहीं पहुंच रही। और एसाइड्स, ये कंडीशन है जिसमें पेरिटोनियल फ्लूइड इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसमें ये सारी ना राइट साइडेड सिस्टमिक जो फेलियर है, राइट साइड में सिस्टमिक होता है और लेफ्ट साइड में पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना, एओर्टा में, है ना। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन डिफेक्ट्स हैं और ये नॉर्मल बॉडी के पार्ट्स में। तो पेरिटोनियम, है ना, जगुलर वेनस प्रेशर का इंक्रीज होना, पेडल एडीमा, हेपेटोमेगैली के क्रॉनिक स्टेट में परसिस्टेंट देयर इज एक्टिवेशन, फ्लूइड रिटेन करेगा
और फेलियर से काफ़ी दिक्कतें होंगी। ठीक है, अब ये जो टिश्यू पे नहीं पहुंच रहा और लंग्स पे नहीं पहुंच रहा अलग अलग कंडीशंस में, है ना, ये ऑर्गन्स में नहीं, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइक ये सब, है ना। तो हार्ट ब्लॉक्स को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट डिग्री में एक फर्स्ट डिग्री है, देन सेकंड डिग्री में दो हैं, देन थर्ड डिग्री का कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। ठीक है, पीआर इंटरवल ज़्यादा है, पी वेव्स पीआर प्रोलॉन्ग्ड है, एवी नोड कंडक्शन में डिले है, एवी नोड में डिफेक्ट है ना। बेसिकली टाइप 2 में, पहले वाले में धीरे धीरे आता है डिफेक्ट, फिर जो 2 में भी मोबिट्स टाइप 2 है वो एकदम से डिफेक्ट आ जाता है, और थर्ड डिग्री दोनों में एक दूसरे से जिसको फर्क नहीं पड़ता, जो डाइवोर्स वाला एग्जांपल मैंने बताया था। क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नेक रोसिस हो जाता है, मतलब ढंग से ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच रही है ना, टिश्यू की सेल डेथ हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया की वजह से सेल डेथ हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये मैंने पूरा बायोकेमिस्ट्री में करा दिया है ना। प्लेग होता है, देन थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो इस्चीमिया एंड देन नेक्रोसिस। ठीक है, टाइप्स करने की ज़रूरत नहीं है। बायोकेमिकल मार्कर्स ये मैंने करा दिया एंजाइम्स वाली वीडियो में, है ना, लाइक ट्रोपोनिन टेस्ट, CKMB, मायोग्लोबिन। तो इतना ही था इस चैप्टर में फ्रॉम माय साइड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सो थैंक यू।